तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो बैंक पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जो वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे आवेदन दे सकते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ जो मेन मेन की पॉइंट्स हैं उसके बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में, उसकी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रोसेस को बताएंगे। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एसबीआई द्वारा बैंक पीओ की वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ हमारे सामने नोटिफिकेशन पीडीएफ है। इसके हम कुछ मेन मेन की पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी बता दी गई है। जो रेगुलर वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी बता दी गई है। ठीक है, टोटल जो पोस्ट है, टोटल 1500 पोस्ट है यहाँ पर। इस मतलब बैंक पीओ की जो टोटल पोस्ट है वो 1500 पोस्ट है। अब देखिए, यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल्स दे दिए गए हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग, मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजें 18 जून 2026 से शुरू होकर 8 जुलाई 2026 तक चलने वाली है। अब एप्लीकेशन फीस जो पेमेंट है वो भी 18 जून 2026 से शुरू होकर 8 जुलाई 2026 तक चलने वाली है। अब ये दो फेज में एग्जाम होगी। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसकी जो कॉल लेटर है वो दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह जुलाई के में आपको जो है जारी हो जाएगी, यानी सेकंड या थर्ड वीक ऑफ जुलाई 2026 में जारी हो जाएगी। अब आपका जो फेज 1 जो एग्जामिनेशन है, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, वो अगस्त 2026 में होगी। अगस्त 2026 में फर्स्ट वीक, सेकंड वीक कभी भी हो सकती है। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि फर्स्ट वीक में ही होगी। अब जो प्रिलिमिनरी एग्जाम की जो मतलब रिजल्ट की जो डिक्लेरेशन है वो अगस्त या फिर सितंबर 2026 में हो जाएगी। अब मेन एग्जाम की जो कॉल लेटर है, जो भी लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम करते हैं उसके बाद मेन एग्जाम होगी। मेन एग्जाम की जो कॉल लेटर है वो अगस्त या फिर सितंबर में जारी हो जाएगी। और मेन एग्जाम देखिए जो फेज 2 का है वो सितंबर 2026 में आ जाएगी। अब मेन एग्जाम की जो रिजल्ट है वो सितंबर या फिर अक्टूबर 2026 में आपको नजर आ जाएगी। अब जो मतलब फेज 3 है जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप एक्सरसाइज, ये सारे जो टेस्ट हैं, यानी एक तरह से आप स्किल टेस्ट कर सकते हैं, ये अक्टूबर या फिर नवंबर में होगी। और फेज 3 की जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगी। इंटरव्यू जो है अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगी। अब जो फाइनल रिजल्ट जो आपकी होगी वो नवंबर या फिर दिसंबर में, यानी पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में 6 महीने का टाइम लिया जाएगा। पूरा 6 महीने में ये सारी चीजें हो जाएगी। प्री एग्जामिनेशन जो ट्रेनिंग है वो जुलाई 2026 में आपकी शुरू होगी, यानी एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है वो जुलाई 2026 में कंडक्ट होगी। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि इस पोस्ट के लिए, यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए, आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए। ये कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल 2026। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। हालांकि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। यहाँ पे आप देखिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बस आपकी हो जाएगी। ठीक है, यानी आपको कोई मतलब स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, आप एकदम सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी कैटेगरी से हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर दी गई है। तो 3 फेज में एग्जामिनेशन होगी। प्रिलिमिनरी फेज जिसका सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स की, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स की, रीजनिंग एबिलिटी 30 मार्क्स की, टोटल 100 मार्क्स की। मैक्सिमम मार्क्स आपका जो है 100 रहेगा और इसके लिए आपको 20-20-20 यानी 60 मिनट 1 आवर्स की टाइम मिलेगी इन सब के लिए। अब जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, इसके 10 टाइम कैंडिडेट्स को मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो मेन एग्जाम जो है देखिए यहाँ पे टोटल जो है मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 170 रहने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 मार्क्स, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज 60 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स, टोटल 170 मार्क्स की होगी। और मैक्सिमम मार्क्स जो है 200 होगी, 60-60-60-20 इस तरीके से। ठीक है, इसके लिए टोटल आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फेज 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जो कि कम्युनिकेशन स्किल होगा, जिसमें ईमेल होगा, यानी सिचुएशन एनालिसिस, आइदर रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसिज राइटिंग, एनी वन ऑफ 2 ऑप्शन। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग या फिर प्रेसिज राइटिंग में से एक लिखना होगा या फिर इन दोनों में से कोई एक। टोटल 3 होने होंगे। मैक्सिमम मार्क्स फिक्स रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 रहेंगे, यानी टोटल 230 मार्क्स और 30 मिनट इधर, यानी 3 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलेगा 230 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे फेज 3 की बात करें तो फेज 3 जो है हर एक टेस्ट में जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वगैरह ये सब को लेकर के, इसके बाद मतलब जो बैंक डिसाइड करेगा उसके बाद आप लोगों को फेज 3 एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मतलब रख लीजिए कि एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फेज 3 के लिए, यानी मेन एग्जाम के लिए प्री एग्जामिनेशन से मतलब 10 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और यहाँ पे 3 टाइम्स, मतलब जो है फेज 3 के लिए 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, ग्रुप एक्सरसाइज जो टेस्ट होगी उसमें आप देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो है ग्रुप एक्सरसाइज की 20 होगी और इंटरव्यू की 30, टोटल 50 मार्क्स की होगी। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ देखिए मेन रिटन टेस्ट और ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव 230 मार्क्स, ग्रुप एक्सरसाइज 50 मार्क्स जो है
280 मार्क्स हो गए। अब नॉर्मलाइज मार्क्स यानी मिनिमम 75 मार्क्स और ग्रुप एक्सरसाइज 25 मार्क्स, ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। और कुछ यहाँ पर बताने को है नहीं। तो यहाँ पे देख, अच्छा यहाँ पे ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं। तो आपके स्टेट में भी जो जो एग्जामिनेशन सेंटर है जो आपका नियरेस्ट होगा आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं, मतलब उसको चूज कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय। तो ये थी नोटिफिकेशन की पीडीएफ, हमने मेन की पॉइंट्स को समझ लिया है। तो अब आपको अप्लाई करने की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो रिडायरेक्ट होने के बाद आपको सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम आपका एंटर करना है, फर्स्ट नेम को यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए मिडिल नेम वाले कॉलम में मिडिल नेम को डालना है, यहाँ पे मिडिल नेम को आपको कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको लास्ट नेम डालना है, लास्ट नेम को यहाँ पर कंफर्म आपको करना है। हालांकि मिडिल नेम और लास्ट नेम मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम ही मैंडेटरी है। अगर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो आप फिल नहीं कर सकते हैं। तो इन तीनों कॉलम में जो भी आप फिल करेंगे यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा आपका। अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर वाले कॉलम में आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है, जो भी ईमेल आईडी है आपकी उसको डालना है। अब ईमेल आईडी का डोमेन यहाँ पे आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर एक सेम ईमेल आईडी जो है वो फुल आपको यहाँ पर देनी है डोमेन के साथ। इसके बाद ये जो आपको कैप्चा नजर आ रहा है सिक्योरिटी कोड, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करवानी होगी। तो सबसे पहले ये जो कैप्चा है सिक्योरिटी कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले बटन पर यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही सेंड ओटीपी पर आप क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चली आएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। तो मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवाने के बाद फिर से इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद इस बार ईमेल वाली ओटीपी को आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक करके वेरीफाई करना है। अब ईमेल पर आपको एक ओटीपी रिसीव हो जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है और वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। अब ईमेल और मोबाइल को वेरीफाई करवा लेने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपका जो देखिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है ये आपको अपने ईमेल और आपको अपने मोबाइल नंबर पर भी रिसीव हो जाएगा। आप इसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लें। अब थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पे हमें दो चीजें कही जा रही है कि सबसे पहले हमें स्कैन्ड फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, यहाँ पे पासपोर्ट साइज, ठीक है। इसके बाद उसी के साथ हमें एक लाइव फोटो भी अपलोड करना होगा हमें, ठीक है। तो अगर हमारे डेस्कटॉप या फिर जो है लैपटॉप में वेब कैम नहीं है, यानी लाइव फोटो अपलोड करने के लिए वेब कैम नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक हियर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे। अपने मोबाइल के किसी स्कैनर से हम इसको स्कैन करेंगे और सीधे हम कैमरा पे ही पहुंच जाएंगे। इसके बाद वहां से हम अपना एक लाइव फोटो अपलोड कर देंगे। लाइव फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट, इस पर हमें चेक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना सिग्नेचर जो है अपलोड करना है। यहाँ पे ब्राउज फाइल पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस आ गए हैं, ठीक है, कि हमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं। तो आप गाइडलाइंस को एक बार सही तरीके से पढ़ लेंगे कि जो है यहाँ पे डायमेंशन जो है फोटोग्राफ की ये 200 से 230 पिक्सल होनी चाहिए। साइज जो है वो 20 से 50 केबी के बीच होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो साइज जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। फोटोग्राफ कैप्चर जो है वो यहाँ पे देखिए बता दिया गया है कि आप किस तरीके से फोटोग्राफ कर सकते हैं। इसके बाद ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो है सिग्नेचर की भी ये दे दी गई है कि आप सिग्नेचर को आप कैसे तरीके से मतलब अपलोड कर सकते हैं। उसकी जो गाइडलाइंस है वो सारी चीजें क्या है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें अपलोड करनी होंगी। तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए देखिए यहाँ पे दे दिया गया है जेपीजी फाइल में होनी चाहिए, 240 बाय 240 पिक्सल होनी चाहिए 200 डीपीआई के साथ। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, फाइल साइज 20 से 50 की भी यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कर लेनी है, तैयार पहले से कर रख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर एंड आल्सो एग्री विद अबव मेंशन्ड, इस पर हम लोग चेक करेंगे। ये सारी चीजें करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं अब हम यहाँ पे डिटेल्स वाले ऑप्शन पर चले आएंगे। यहाँ पे हमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस, इन तीनों चीजों की डिटेल्स देनी होगी। अब हम स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ से हमें अपनी कैटेगरी चूज करनी है, SC ST OBC जो भी हमारी कैटेगरी है हम यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अदर चूज कर लिया है। अब अगर हम EWS चूज करते हैं तो हम यहाँ से ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि हम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की जो है EWS सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे। और अगर हम OBC चूज करते हैं तो ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि हम OBC NCL सर्टिफिकेट जो 1/4/2026 के बाद इशू है उसको हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है।
हालांकि हमारे केस में ये दोनों ऑप्शन लॉक है क्योंकि हमने अनरिजर्व कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल किया है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो हम यहाँ पे यस करेंगे। देखिए ये सारे ऑप्शन ओपन हो गए। यहाँ से हम टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज करेंगे, ओके करेंगे। और भी अगर कोई सब टाइप है तो हम यहाँ से चूज करेंगे, सब टाइप हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखिए ठीक है। और अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो हम यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे, तो ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए हम यहाँ पे नीचे आएंगे। ठीक है। अब अगर हम किसी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत तो हम यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे नो करेंगे। तो नो जैसे ही करेंगे तो ये सारी जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे। अब अगर किसी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे अगर यस करेंगे तो देखिए ये सारी चीजें ओपन हो जाएगी कि हमें किसी भी तरह की कंपेंसेटरी चाहिए यानी स्क्राइब चाहिए क्या एग्जामिनेशन के दौरान। अब स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी डेफिनेशन के अंतर्गत हम आते हैं कि नहीं, अब हम खुद को सर्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें हमें ये करनी होगी। अदरवाइज हम स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी में नहीं आते हैं तो नो पर हम क्लिक करेंगे, जैसे स्पेशल डिसेबल पर्सन होते हैं वो। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे हम जिस रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, जो भी हमारी फेथ है, हम यहाँ से चूज कर लेंगे अपने रिलीजियन को। अब अगर हम रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन को हम चेक कर देंगे। अब अगर हम एक्स सर्विसमैन है तो हम यहाँ पे यस करेंगे और पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ हम यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें पूछा जा रहा है कि हमने कितनी बार प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम दिया है एसबीआई के, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस को अगर हमने क्रॉस कर लिया है तो हम इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, हम इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट हमें देना पड़ेगा। और अच्छा यहाँ पे एक और बात कह दी गई है कि अगर हम जो है इससे पहले अगर कहीं भी मतलब एसबीआई की एक ही बार एग्जाम कंडक्ट हुई है, एक ही स्टेज की एग्जाम कंडक्ट हुई है, तो वो लोग यहाँ पे चांस पा सकते हैं। यानी जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि प्री और मेन दोनों एग्जाम होंगे, तब से आपने कितनी बार जो है एसबीआई पीओ की एग्जाम को दिया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर आपने एक भी बार नहीं दिया है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, अगर आपने 3 बार दिया है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो जो भी है आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन आपको करना है। अब यहाँ पे कुछ कुछ डिक्लेरेशन हमें देनी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि हमारे कैरेक्टर या फिर मोरल को लेकर के कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई रिपोर्ट तो नहीं है। अगर है तो यहाँ पर हम यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोई कलर्शियल कैडर के जो है एम्प्लॉय हैं क्या, अगर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर कैडर के कोई एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू एक्स एम्प्लॉय, अगर हम मतलब एक्स एम्प्लॉय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और हमने रिजाइन दिया है कलर्शियल कैडर से तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर कैडर के हम कोई एक्स एम्प्लॉय रहे हैं और हमने रिजाइन दिया है, अगर दिया है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें अपना पैन नंबर यहाँ पे डालना है, पैन कार्ड नंबर हमें यहाँ पे डालना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे और आएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम, तो हम जो है यहाँ से हम अपना स्टेट चूज कर लेंगे कि कौन से स्टेट में हम अपना प्रिलिमिनरी एग्जाम देना चाहते हैं। स्टेट कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक चला आएगा। अब यहाँ पे जो है हम अपना सेंटर चूज कर सकते हैं कि इन सारे सेंटर में से कौन से सेंटर पर हम एग्जाम देना चाहेंगे, तो जो भी देना चाहते हैं चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर फॉर मेन एग्जाम, मेन एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन सेंटर हमारी क्या रहने वाली है, तो हम यहाँ से उस स्टेट को चूज कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पे मेन एग्जाम की जो सेंटर यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमें कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे एक वेरीफाई करें, डिक्लेरेशन दें कि हम जो भी आईडी कार्ड लाएंगे वो हमारे एप्लीकेशन से एज इट इज मैच करेगी, तो यहाँ पे हमें यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें आईडी प्रूफ हमें अपना सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा आईडी प्रूफ हम यहाँ पे देना चाहते हैं। तो जो भी आईडी प्रूफ देना चाहते हैं हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, उस आईडी प्रूफ का नंबर हम यहाँ पे दे देंगे। सेम आईडी प्रूफ हमें एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जानी है। ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हमने कहाँ से जाना इस जॉब के बारे में, तो ये जिस जगह से भी जाना कि एसबीआई टीम विजिट जॉब पोर्टल जहाँ से भी जाना है उसकी हम जानकारी यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ चूज कर लेंगे कि हमने naukri.com से जाना है या फिर अदर प्लेटफॉर्म से जाना है, तो यहाँ पे जो भी है हम चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ से हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, सबसे पहले डेट, मंथ, फिर ईयर। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा जो है एज कंप्लीट मतलब कैलकुलेट होकर के चला आएगा। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे हमें अपना जेंडर चूज करना है, मेल, फीमेल, अदर जो भी है हम यहाँ से चूज कर लेंगे। अब अगर हमारा कोई जुड़वा भाई या फिर बहन है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका नाम देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैरिटियल स्टेटस हम अपना चूज करेंगे, जो भी हमारी मैरिटियल स्टेटस है यहाँ पे चूज कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे हमें अपने फादर का नाम देना है, फादर का नाम इस वाले कॉलम में देना है, फादर का नाम मिडिल नेम देना है, फादर का लास्ट नेम देना है। यहाँ पे हमें अपने मदर का नाम देना है, मदर की मिडिल नेम देनी है, मदर का लास्ट नेम देना है। अगर हम यहाँ पे मैरिड चूज करते तो यहाँ पे हमें स्पाउस का भी नाम देना होता है, यानी पति या पत्नी का भी नाम देना होता।
अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हमें डालना होगा, तो यहाँ पे हम एड्रेस लाइन 1 डालेंगे, यहाँ पे एड्रेस 2 डालेंगे, एड्रेस 3 डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ से लिख देंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपना स्टेट चूज कर लेंगे, जो भी स्टेट है। अब यहाँ पे हम अपना पिन कोड डाल देंगे 6 डिजिट का। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे हमें परमानेंट एड्रेस की कॉलम मिल जाएगी। अब अगर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको हम चेक कर देंगे, तो हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। अदरवाइज अगर हमारा परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो इसको अनचेक रहने देंगे और यहाँ पे हम अपना परमानेंट एड्रेस डाल देंगे। अब यहाँ पे हम अपना जो है चूज कर लेंगे कि हमारा जीएसटी इनवॉइसिंग की एड्रेस क्या रहने वाली है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्ज यहाँ पे हमें 750 रुपये बताया गया है। तो यहाँ पे हम एक बार वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम वैलिडेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया कि हमने सारी डिटेल सही तरीके से फिल करी है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाली पेज पर चले आएंगे। तो यहाँ पे हमें जो है जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसकी जानकारी देनी होगी, यानी ग्रेजुएशन 1 इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम चूज कर लेंगे कि हम एपीआर्ड हैं या फिर पास्ड हो चुके हैं, जो भी है हम यहाँ से चूज कर लेंगे। अब डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम हम यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी है। अगर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई हमारी डिग्री नहीं है तो हम यहाँ पे अदर चूज करेंगे और अदर डिग्री का नाम देंगे। अदरवाइज अगर है तो हम चूज कर लेंगे। अब इंस्टीट्यूशन कॉलेज का नाम हम यहाँ पे दे देंगे। अब प्लेस जिस भी जगह पे हमारे इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज है वो हम यहाँ पे दे देंगे। यहाँ से हम डेट ऑफ पासिंग चूज कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ पासिंग है हमारी। परसेंट ऑफ मार्क्स हम यहाँ से चूज कर लेंगे। अब यहाँ से क्लास ग्रेड हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब हमने कोई इंटीग्रेटेड डिग्री की है तो उसकी भी जानकारी हम यहाँ से दे सकते हैं कि हमने इंटीग्रेटेड डिग्री मतलब ग्रेजुएशन के ही साथ और कोई दूसरी डिग्री की है तो उसकी भी जानकारी हम यहाँ पे दे देंगे। हालांकि ये सारी चीजें मैंडेटरी नहीं है, ग्रेजुएट जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आता है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री दे सकते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की भी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें दे सकते हैं, अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखिए ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑफ है। अगर हम SC ST OBC PWD कैटेगरी से फिल करते तो यहाँ पे हम चूज करते कि हम प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यस करते, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट चूज करते हैं कि कौन से स्टेट में हम अपना प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, स्टेट कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक चला जाता। अब यहाँ पे सेंटर चूज करते हैं कि कौन से सेंटर पर हम प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। ये ऑप्शन ऑफ इसलिए है क्योंकि हमने अनरिजर्व कैटेगरी से फिल किया है। अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट के लिए ये चीजें अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे जो जो लैंग्वेज हम जानते हैं उसका हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहला लैंग्वेज यहाँ पे मैंडेटरी है, तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती जो भी हम जानते हैं। सपोज करिए हम यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। अब यहाँ से हम इसको रीड कर सकते हैं, ऑन कर देंगे, राइट कर सकते हैं, ऑन कर देंगे, स्पीक कर सकते हैं, ऑन कर देंगे। अब अगर कोई दूसरी लैंग्वेज जानते हैं, जैसे अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो हम यहाँ रीड कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चीजें चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई तीसरी लैंग्वेज जानते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे लिख के यहाँ से बटन को ऑन कर देंगे कि हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट और स्पीक नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करना है, सारी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने प्रीव्यू फॉर्म ओपन हो जाएगी। उस प्रीव्यू फॉर्म को हम सही तरीके से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद सबसे नीचे देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर हम चले आएंगे। अब यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे एक एक करके कि आई एग्री, यानी ये डिक्लेरेशन को हम सही तरीके से पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसको भी चेक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर सब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे, दोबारा से हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे जो है अपलोड वाले सेक्शन पर चले आए हैं। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। यहाँ पे गाइडलाइंस ऑलरेडी दी जा चुकी है, आप यहाँ से गाइडलाइन देख सकते हैं कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है अपलोड करने की प्रोसेस क्या है, ठीक है, और कितनी साइज होनी चाहिए। और यहाँ पे हमें एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है देखिए यहाँ पे दी गई होगी, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये चीजें आपको लिखनी है आई, और यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है आपको अपना नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पे डेट लिखना है, डेट, इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और बाकी ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। ये सारी चीजें लिखने के बाद आपको जो है जेपीजी फाइल में मतलब स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है उसको आपको यहाँ पे डालना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, अब आपको अमाउंट यहाँ पे नजर आ जाती है क्योंकि आपने अनरिजर्व कैटेगरी से फिल किया है। ये पेमेंट गेटवे है। अब ये इस जो सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है और फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप सीधे पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से कई मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट। तो जिस भी मोड से पेमेंट करना है आप उस मोड को यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको शो क्यूआर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने शो क्यूआर वाले ऑप्शन को चूज किया। अब यहाँ पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके
हम 750 रुपीज का पेमेंट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट रिसिप्ट चली आएगी। इसके बाद पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करने के बाद दोबारा से आपको यहीं पर आना है, यहाँ पर लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट इस पर क्लिक करना है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालना है, पासवर्ड यहाँ डालनी है, ये जो कैप्चा आपको नजर आ रही है सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे डालना है और इसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद आप अपना जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है, जो भी आपने एप्लीकेशन फिल की है, उस एप्लीकेशन रिसिप्ट को आप डाउनलोड कर लें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।